नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 की अर्थशास्त्र में समष्टि अर्थशास्त्र का अध्याय 4 आय और रोजगार निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं। और आज है बच्चों हमारा इसका लेक्चर नंबर 16 और आज इसी लेक्चर के साथ हमारा एक और चैप्टर इस किताब का खत्म हो जाएगा और मतलब हमें थोड़ी सी और शांति मिलेगी कि चलिए इस कोर्स में हमने एक चैप्टर और कंप्लीट कर लिया है। तो आज इस लास्ट लेक्चर में, इस चैप्टर के में हम लोग क्या पढ़ेंगे गुरुदेव? हम लोगों ने लास्ट लेक्चरों में पढ़ा था अत्यधिक मांग या जिसे अधिक मांग या मांग की कमी, डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड के बारे में पढ़ा था। तो अब उसको नियंत्रित भी तो करना जरूरी है, नहीं तो हमें पता है कि अगर ज्यादा मांग हो गई, एडी ज्यादा हुई तो महंगाई बढ़ जाएगी और एडी कम रही तो मंदी का दौर आ जाएगा, अविस्फीति, डिफ्लेशन का गैप आ जाएगा। तो उसको कंट्रोल करना बड़ा जरूरी है। तो आइए तो उसके उपायों में जानेंगे कि उपायों की चर्चा आज हम लोग करेंगे। और ये है आप लोगों के कक्षा 12 में 100 में से 100 लाने वाला उपाय। कक्षा 12 अर्थशास्त्र का कोर्स है, कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का कोर्स है, कक्षा 12 भूगोल का कोर्स है। इन कोर्सेज में आपको मिलेंगे डाउट सॉल्विंग ग्रुप, इसमें मिलेंगे आपको हैंड रिटन नोट्स, आपको मिलेंगे 24/7 डाउट सॉल्विंग ग्रुप की फैसिलिटी, आपको मिलेगी पीडीएफ, आपके होंगे ऑब्जेक्टिव टेस्ट और आपको कराए जाएंगे मॉडल पेपर। मतलब संपूर्ण तैयारी आपकी यहाँ पर होने वाली है। और इन कोर्सेज को खरीदने के लिए आप इन 2 नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, टीम को कह सकते हैं कि मैम सर हमारा कोर्स स्टार्ट कर दीजिए। और यह आपका एप्लीकेशन है लर्निंग आर्ट्स का, इसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं भैया आज के लेक्चर को। आज हमारा लेक्चर है अधिक मांग या जिसको अत्यधिक मांग कहते हैं, कम मांग या डेफिशिएंट डिमांड को नियंत्रित करने के उपाय। और देखो आज का जो लेक्चर है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? एक तो इसलिए कि हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, दूसरा इसलिए भी है बहुत सी बार बच्चे मुझे ये कहते हैं मनीष सर आपने पहले चैप्टर 1 पढ़ा दिया, फिर 3 पढ़ा दिया, फिर 5 पढ़ा दिया, 2 छोड़ दिया बीच में, फिर 4 करा रहे हो, क्यों? तो देखो आज मतलब बच्चों को समझ में आ जाएगा कि भैया मैंने पहले चैप्टर 3 और चैप्टर 4 चैप्टर 5 क्यों कराया, पहले मैंने मुद्रा और बैंकिंग क्यों पढ़ाई और चैप्टर 5 सरकारी बजट क्यों पढ़ाया। तो आज आपको एक क्लियर होने वाला है कि अपन चैप्टर 4 से पहले 3 और 5 क्यों पढ़ करके बैठे हैं। चलो 3 को तो पढ़ना ही था, पर 5 क्यों पढ़ करके बैठे हैं ये आज आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और इस लेक्चर में जरूर समझ में आ जाएगा कि क्यों हमारे लिए चैप्टर 5 की महत्वपूर्ण इंपोर्टेंस है। तो इसलिए कभी दिमाग ज्यादा नहीं लगाना चाहिए, जैसे करवाता जा रहा हूं मैं वैसे करते रहिए, ये विश्वास रखिए कि कोर्स पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा। और अब इसके बाद जो हम लोग करेंगे ना, वो इसका लास्ट जो चैप्टर है ओपन इकोनॉमी, खुली अर्थव्यवस्था, वो वाला चैप्टर करेंगे। फिर हमारा इसमें जो राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम का चैप्टर है वो बाकी रह जाएगा, फिर उसको बाद में आगे देखेंगे, पर पहले खुली अर्थव्यवस्था का कंप्लीट करेंगे। इस चैप्टर को कंप्लीट होने के बाद अगर मैं डिस्कस करूं कि अभी तक हमारा कितना कोर्स हो गया है, तो अगर मैं बात करता हूं माइक्रो और मैक्रो, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, चैप्टर 1 दोनों में हो चुका है। फिर यहाँ पे चैप्टर 2, चैप्टर 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल अपने 11 चैप्टर्स हैं, जिसमें से अब माइक्रो का 2nd हो चुका है, 3rd भी हो चुका है, तो 3 इसमें से हो चुके हैं। फिर चैप्टर 1, 3, 4 और 5। तो अब अपन ये कह सकते हैं कि इस चैप्टर को आज कंप्लीट होने के बाद अपने पास टोटल 4 चैप्टर रहेंगे, जिसमें से 2 इसके हैं और 2 इसके। ये 6th वाला ज़्यादा बड़ा नहीं है, कोशिश करी जाएगी कि 7-8 लेक्चरों में, 6-7 लेक्चरों में इसको खत्म कर दिया जाए। 2nd थोड़ा सा नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय थोड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा रखेंगे उसको न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, वो भी देखेंगे। बाकी चैप्टर 4, 5 माइक्रो भी कवर करेंगे। कोशिश है कि नवंबर के एंड या दिसंबर के फर्स्ट वीक तक अपन लोग सिलेबस को खत्म कर दें। तो चलिए जानते हैं अधिक मांग और कम मांग की बात। अधिक मांग या अत्यधिक मांग, जिसको एक्सेस डिमांड हम लोगों ने कहा था, एक्सेस डिमांड और कम मांग की समस्या तब उत्पन्न होती है जब वर्तमान समुच्चय मांग पूर्ण रोजगार संतुलन के लिए आवश्यक कुल मांग से अधिक या कम हो। तो देखिए ये एक्सेस डिमांड या डेफिशिएंट डिमांड की कब होगी? जब पूर्ण रोजगार के संतुलन पे आप किया तो मांग अधिक हो जाएगी या कम हो जाएगी। देखिए एक्सेस डिमांड कब है? जब आपकी एडी ज्यादा है एज कंपैरिजन टू एएस, सप्लाई से ज्यादा आपकी एडी है। जब सप्लाई से ज्यादा आपकी एडी है तब हम लोग क्या कहेंगे? एक्सेस डिमांड कहेंगे। मतलब अगर उत्पादन 100 सामानों का हो रहा है और डिमांड 130 की हो रही है तो वो हमारे लिए एक्सेस डिमांड या अत्यधिक मांग होता है। और दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें जिसको कहते हैं डेफिशिएंट डिमांड, कौन सी डिमांड? डेफिशिएंट डिमांड, जिस पर लास्ट लेक्चर था हमारा, डीडी में लिख देता हूं यहाँ पे। तो डीडी में क्या था? एडी कम हो जाएगी एज कंपेरिजन टू
एग्रीगेट सप्लाई। देखो बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा कि हमेशा तुलना थोड़ा सा ठीक से करनी है। अगर आप यहां पर ये लिखते हो कि एडी एएस कम है, एएस कम है, और यहां पर अगर ये लिखो दूसरे में डीडी में कि एएस ज्यादा है, तो देखो एक्चुअल में हम यहां पर जो तुलना कर रहे हैं ना वो मांग के आधार पर कर रहे हैं। तो इसलिए आपको मांग को ही बताना है कि मांग ज्यादा है या मांग कम है, सप्लाई पे फोकस नहीं करना। यहां पर जो मैंने लिखा है वो सप्लाई को फोकस करते हुए लिखा है, जो नहीं लिखना है अपन को एडी को फोकस करते हुए लिखना है, मांग को फोकस करते हुए लिखना है कि अत्यधिक मांग ज्यादा है का मतलब है एग्रीगेट डिमांड या समग्र मांग ज्यादा है, और अत्यधिक मांग की कमी का मतलब है जो एग्रीगेट डिमांड समग्र मांग है वो हमारी कम है। तो एडी को मेन फोकस करना है क्योंकि बात मांग की हो रही है, डिमांड की हो रही है। अर्थव्यवस्था में कुल मांग के स्तर में बदलाव लाकर इन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। तो अब समाधान क्या है? देखो समस्या तो हमें पता है कि ज्यादा डिमांड हो रही है तो महंगाई बढ़ रही है, कम डिमांड हो रही है तो मंदी का दौर चल रहा है, अविस्फीति या अपस्फीति डिफ्लेशन का दौर चल रहा है। तो ये समस्या तो पता है, फिर समाधान, तो समाधान ये है कि अगर मांग ज्यादा हो गई तो कम करो, और अगर मांग कम हो गई तो उसको बढ़ाओ। तो वो बढ़ाने के और कम करने के क्या तरीके हैं वो भी अपन जानेंगे। मांग की अधिकता और कमी को नियंत्रित करने के लिए कई उपाय हैं। तो मांग की अधिकता मतलब जब मांग कम हो गई हो तो उसको बढ़ाना और कम को ज्यादा करना, इन सबको नियंत्रित करने के जो तरीके हैं काफी उपाय हैं। इन उपायों में से हम कुछ जो विशेष उपाय जो हमारे कोर्स में सिलेबस में डिस्कस किए जाते हैं अपन उनकी चर्चा करेंगे। ओके, चलिए अब एक बार के लिए आप लोग मुझे बताइए, आप लोगों ने अभी तक कितनी अर्थशास्त्र पढ़ ली है? आप लगभग 3 चैप्टर माइक्रो के, और अपन कहते हैं कि 7 चैप्टर अपन लोग इसके कवर कर लेंगे, तो टोटल 7 चैप्टर अपने हो जाएंगे। कैसे हम अत्यधिक मांग को और मांग की कमी को कंट्रोल कर सकते हैं? ये जो कॉन्सेप्ट हम आज डिस्कस कर रहे हैं ये मैं शुरुआत से कहीं ना कहीं डिस्कस करते हुए आ रहा हूँ, और मैंने लास्ट लेक्चर में भी बच्चों से पूछा था कि बेटा जो हम वक्र बना रहे हैं कि एडी फिर इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट निर्गत रोजगार वाला, उसमें जो 45 डिग्री की लाइन है वो क्या दर्शा रही है? तो एक बच्चे ने मुझे कहा था सर ये एग्रीगेट सप्लाई समग्र आपूर्ति को दर्शाती है या ये इनकम को दर्शाती है। बिल्कुल सही जवाब था। तो एक बार के लिए अगर आप लोगों को पता है कि हम किस प्रकार से इनको कंट्रोल कर सकते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, नहीं तो फिर अब यहाँ पे टॉपिक पर आ जाते हैं। चलिए देखिए, अब नियंत्रित करने के उपायों पर फोकस करिए। नियंत्रित करने के उपाय, नियंत्रित करने के उपाय क्या है कि हम किस प्रकार से अत्यधिक मांग एक्सेस डिमांड को कंट्रोल कर सकते हैं और मांग की कमी को किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं। इसको नियंत्रित करने के क्या उपाय? तो उपाय सीधा सा यह है कि अगर एडी ज्यादा हो गई कम करो, और एडी कम हो गई तो उसको बढ़ाओ। अब इसके लिए 2 ही लोग कंट्रोल कर सकते हैं, या तो इसको भैया सरकार कंट्रोल कर सकती है, सरकार कंट्रोल कर सकती है क्योंकि आपके मेरे इंडिविजुअल के हाथ में तो कुछ है नहीं, सरकार कंट्रोल करेगी, या फिर इसको जो केंद्रीय बैंक होता है जो कि हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई है, वो कंट्रोल करेगा। तो या तो सरकार कंट्रोल कर सकती है या आरबीआई कंट्रोल कर सकता है। अब सरकार जिस नीति के तहत इसको कंट्रोल करती है उसको अपन लोग क्या कहते हैं? राजकोषीय नीति कहते हैं। कौन सी नीति कहते हैं बेटा? राजकोषीय नीति। अब ये राजकोषीय नीति कहां पर पढ़ी अपन ने चैप्टर 5 में पढ़ी। सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था में पढ़ा राजकोषीय नीति के बारे में, या इंग्लिश में जिसको क्या कहा जाता है? फिस्कल पॉलिसी कहा जाता है। राजकोषीय नीति या फिस्कल पॉलिसी। और आरबीआई जो नीति अपनाती है उस नीति को अपन लोग क्या कहते हैं? मौद्रिक नीति। कौन सी नीति है? मौद्रिक नीति। इंग्लिश में क्या कहेंगे? मॉनेटरी पॉलिसी। तो अब सरकार अपनी राजकोषीय नीति या फिस्कल पॉलिसी के द्वारा और आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा ही इस एडी को कम ज्यादा कर सकती है, वो देखेंगे। पहले अपन जो फोकस करते हैं वो सरकार की राजकोषीय नीतियों पर करते हैं। अब राजकोषीय नीति में 2 चीजें आती हैं बच्चों, 2 इंपॉर्टेंट काम है सरकार के। या तो सरकार जो खर्चा कर रही है उसमें कमी कर देगी या बढ़ा देगी, तो सरकारी व्यय जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है उसमें या तो सरकार इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, ये भी अपन लोग देखेंगे एक एक करके। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और दूसरी तरफ जो सरकार का है वो क्या है? टैक्स है, करों में परिवर्तन।
करों में वो परिवर्तन कर देगी, चेंजेस इन टैक्स। चेंज इन टैक्स, तो टैक्स में चेंज कर देगी। अब वो कहां बढ़ाएगी कहां कम करेगी ये भी अपन लोग आगे जानेंगे। फिर दूसरी तरफ जब हम लोग बात करते हैं तो मौद्रिक नीति की, मॉनेटरी पॉलिसी की। मॉनेटरी पॉलिसी में भी अपन लोगों ने पढ़ा था, याद करिए, गुणात्मक और मात्रात्मक। मात्रात्मक वाले भी पढ़े हैं और गुणात्मक वाले भी पढ़े हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। तो जब हम लोग मात्रात्मक में बात करते हैं तो कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे एक तो हम लोग कहते हैं बैंक रेट, उसके बाद अगर मैं बात करूं जैसे CRR, SLR आ जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो रेपो रेट आ जाएगा, रेपो रेट या RRR, दैट इज द रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, ये चीजें इसमें आ जाएंगी। उसके अलावा अगर गुणात्मक वाले की मैं बात करें तो मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, राशनिंग ऑफ क्रेडिट, ये सब कुछ इसमें आ जाएगा। तो इन सबके जरिए क्या होता है कि हम एडी को बढ़ा या घटा सकते हैं। तो ये एडी को बढ़ाने या घटाने का जो काम कर सकता है वो या तो सरकार कर सकती है राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी के द्वारा, या मौद्रिक नीति के द्वारा RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर सकता है। चलिए अब एक एक करके इनको जानेंगे अपन। सबसे पहले बात करते हैं सरकारी खर्च में बदलाव। तो ये देखिए, जो राजकोषीय नीति है उसमें सरकारी खर्च में बदलाव को पढ़ लेते हैं। तो सरकारी खर्च में बदलाव या तो सरकार अपने खर्चों को बढ़ाएगी या सरकार अपने खर्चों को कम कर देगी। सरकारी खर्च कुल मांग का एक महत्वपूर्ण घटक है। तो हम लोगों ने देखा था कि एग्रीगेट डिमांड में C+I+G+X-M है। तो ये जो G है ये गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट का खर्चा है। तो हमारी जो कुल मांग है, जो समग्र मांग है, उसमें एक महत्वपूर्ण घटक है, एक महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट कंपोनेंट है ये उपाय राजकोषीय नीति का एक हिस्सा है और सरकार की व्यय नीति कहा जाता है। सरकार की राजकोषीय नीति, सरकार की जो फिस्कल पॉलिसी है, जहां पर सरकार टैक्स लगाती है, अपना एक्सपेंडिचर देखती है, इसका एक बड़ा ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। और इसको क्या कहा जाता है, सरकार की व्यय नीति कहा जाता है। तो सरकार का एक्सपेंडिचर जो पॉलिसी है वो कही जाती है। सरकार सार्वजनिक कार्यों जैसे सड़कों, फ्लाईओवरों, भवनों, रेल लाइनों आदि के निर्माण पर बड़ी राशि खर्च करती है। तो सरकार सार्वजनिक कार्यों जैसे सड़कों पर हो गया, फ्लाईओवरों पर हो गया, भवनों पर हो गया, रेलवे लाइन आदि, इनके निर्माण पर बड़ी राशि खर्च करती है। अब सवाल यह आता है कि सर कब बढ़ाई जाएगी और कब घटाई जाएगी। तो सीधा सा अपना एक फंडा है बेटा, जो मैंने आपको मुद्रा और बैंकिंग में समझाया था कि एडी बढ़ने का मतलब यह है कि आपके देश के अंदर जो पैसा है लोगों के पास वो बढ़ चुका है, मतलब लोगों के पास ज्यादा पैसा आ चुका है। ज्यादा पैसा आ चुका है इसका मतलब है पैसा खींचना पड़ेगा, पैसा अंदर लेना पड़ेगा। एक उदाहरण के तौर पर अगर जैसे मान लीजिए माता पिता अपने बच्चों को पैसा दे देते हैं और वो ज्यादा ही खर्च करने लग जाए, इसका मतलब है कि बच्चे के पास ज्यादा पैसा चला गया भैया, तो वो पैसा कैसे न कैसे उससे निकलवाना पड़ेगा और उसको थोड़ा ठीक स्टेबल लाना पड़ेगा। अगर लग रहा है कि बच्चे की मिनिमम आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो रही, इसका मतलब बच्चे का पैसा कम है, तो उसको 100-200 रुपए और एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। तो यहां पे फंडा यही कहता है कि अगर डिमांड बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है, सप्लाई से भी ज्यादा एक्सेस हो रही है, एक्सेस डिमांड हो रही है, तो इसका मतलब है हमारी इकोनॉमी में ज्यादा पैसा है, उसको हमें खींचना पड़ेगा। तो अब जब हमारी एडी ज्यादा है, एडी ज्यादा होने का मतलब है प्राइस ज्यादा है, जो कि हमारे को क्या दर्शा रहा है, महंगाई को दर्शा रहा है। इसका मतलब है कि वहां पे पैसा ज्यादा होगा। तो पैसा ज्यादा होगा तो सरकार पैसे को खींचेगी, अपनी तरफ लेगी, और अपनी तरफ लेने के लिए सरकार क्या करेगी बच्चों, अपनी तरफ लेने के लिए सरकार गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को गिरा देगी। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को गिरा देगी, थोड़े समय के लिए कुछ काम रोक देगी, ये जो खर्चे हैं वो सरकार कम कर देगी, जिससे लोगों के पास जो पैसा जाना है वो बंद हो जाएगा। तो एडी बढ़ रही है, मतलब प्राइस बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, इसका मतलब है सरकार जो एक्सपेंडिचर है, खर्चा, वो गिरा देगी। दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें, अगर मांग की कमी की चर्चा करता हूं तो वहां पर एडी कम हो गई। एडी कम हो गई इसका मतलब है भैया प्राइस गिर गए हैं, मंदी के दौर में, अविस्फीति के दौर में चल रहे हैं। तो सरकार देख रही है मांग नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, हो सकता है लोगों के पास पैसा ना हो, रोजगार ना हो, तो ये लो भैया हम हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ाते हैं, सरकार अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देगी और लोगों के पास में पैसा छोड़ेगी। तो जो पहला है सरकारी खर्च में जो बदलाव करती है सरकार, वो इस प्रकार से करती है, एडी बढ़ाएगी तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर गिरेगा, एडी गिरेगी तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। अब यहां पर अगर मैं संबंध पे आ जाता हूं, रिलेशनशिप पे आ जाता हूं, तो रिलेशन में हम यही कहेंगे कि एडी का और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का, सरकारी खर्चे का संबंध कैसा है, विपरीत संबंध है। विपरीत संबंध क्यों है, जब एडी बढ़ रही है तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर गिर रहा है, और जब एडी गिर रही है तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। तो कैसा संबंध होगा, विपरीत संबंध होगा। जब डिमांड बढ़ेगी तो सरकार खर्चा गिरा देगी और डिमांड गिरेगी तो सरकार खर्चा बढ़ा लेगी।
ऐसे व्यय में परिवर्तन सीधे अर्थव्यवस्था में एडी के स्तर को प्रभावित करता है और अधिक और कम मांग की स्थितियों को नियंत्रित करने में मदद करता है। तो ये जो डायरेक्ट है वो एडी के स्तर को प्रभावित करता है और एडी को अत्यधिक मांग और कम मांग को नियंत्रित करने में बड़ी भूमिका निभाता है। चलिए अब आ जाते हैं, दूसरा है करों में परिवर्तन। कर सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत है, मतलब जो सरकार की रेवेन्यू होती है, सरकार का जो इनकम होता है ना, उसका एक बहुत ही मुख्य स्रोत, मेन सोर्स जो है वो टैक्स है, क्योंकि सरकार को टैक्स से बहुत पैसा मिलता है। हमने देखा था जो सरकार का रेवेन्यू रिसिप्ट्स है, उन रेवेन्यू रिसिप्ट में सबसे राजस्व प्राप्तियों में सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो वो कर है, चाहे वो प्रत्यक्ष कर हो चाहे अप्रत्यक्ष कर हो। मतलब सरकार के पास काफी जो खजाना भरा जा रहा है वो टैक्स के द्वारा भरा जा रहा है, तो टैक्स इंपॉर्टेंट है। ये भी सरकार की राजकोषीय नीति का एक हिस्सा है और इसको क्या कहा जाता है, रेवेन्यू पॉलिसी कहा जाता है, राजस्व नीति कहा जाता है। कौन सी नीति कहा जाता है, राजस्व नीति कहा जाता है। सरकार जनता पर विभिन्न प्रकार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर लगाती है, तो सरकार प्रत्यक्ष कर भी लगाती है और अप्रत्यक्ष कर भी लगाती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स लगाती है। अब ये आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर है कि प्रत्यक्ष कर क्या होते हैं और अप्रत्यक्ष कर क्या होते हैं, ये अपन सब सरकारी बजट वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब आ जाइए यहाँ पर चर्चा करते हैं कि एडी को बढ़ाने या गिराने में इसका क्या रोल है। अब फिर हमारा फंडा ये कहता है कि एडी बढ़ी हुई है, इसका मतलब है भैया प्राइस बढ़ी हुई, महंगाई बढ़ी हुई, और महंगाई बढ़ी हुई है इसका मतलब है कि लोगों के पास पैसा ज्यादा है, तो सरकार पैसा खींचना चाहेगी, अपने पास लेना चाहेगी। तो कैसे लेगी सरकार, इस समय में सरकार क्या कर देगी, टैक्स को बढ़ा देगी। सरकार टैक्स को बढ़ा देगी। टैक्स को बढ़ाने का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति पहले 1 लाख रुपए कमा रहा था और सरकार उससे 20,000 रुपए टैक्स ले रही है, मतलब 80,000 रुपए उसके पास खर्च करने को है। सरकार को लग रहा है यार ये 80,000 रुपये बहुत खर्चा कर रहा है और एडी बढ़ रही है, तो क्या करो, अब यहाँ पे टैक्स बढ़ा दो, इसको 1 लाख में 20,000 की जगह हम 30,000 कर लेते हैं और ये कितना हो जाएगा, 70,000। तो 10,000 उसका क्या करा, टैक्स बढ़ा दिया। तो ये 10,000 और किसके पास चले गए, सरकार के पास चले गए, सरकार ने अपने पास रोक लिए, होल्ड कर लिए। अगर इसके विपरीत कंडीशन पर आ जाता हूं, जब मांग में कमी आती है, जब मैं कहता हूं एडी गिरा हुआ है, मतलब प्राइस गिरा हुई है, और इस समय सरकार क्या करेगी, यार लोगों के पास पैसा नहीं है तो लो भैया टैक्स भी कम कर देते हैं, टैक्स कम कर देते हैं। तो सरकार ने क्या करा, 1 लाख में पहले 20,000 का सरकार टैक्स ले रही थी, 80,000, तो सरकार को लगा कि भैया लोगों के पास पैसा नहीं है, तो इसलिए सरकार ने बोला ये लो अब टैक्स 10,000 ही दो, 10,000 जो तुम्हारे पास और जा रहा है इसको भी खाओ पियो ऐश मौज करो, जाओ जी लो अपनी जिंदगी, ठीक है ना, सरकार ऐसा कहती है। तो अब यहाँ पे एडी बढ़ रही है तो सरकार टैक्स भी बढ़ा रही है, एडी गिर रही है तो सरकार टैक्स भी गिर रही है। मैं बार बार कहता हूँ इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट वाला सब्जेक्ट है, रट्टा नहीं मारना है, सीधा सा कॉन्सेप्ट। मैं इतना कह रहा हूँ, अगर मांग बढ़ रही है इसका मतलब यह है कि लोगों के पास ज्यादा पैसा है, तो चाहे सरकार हो चाहे आरबीआई, वो पैसा अपने पास खींचने की कोशिश करेगी, और जब मांग कम है तो वो पैसा यूं देने की कोशिश करेगी, ज्यादा से ज्यादा पैसा बाहर निकालने की कोशिश करेगी। अब अगर हम यहाँ पे संबंध की बात करते हैं, रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो ये देखते हैं कि एडी एग्रीगेट डिमांड और टैक्स कर, इन दोनों के बीच में कैसा संबंध है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। कैसा है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, धनात्मक या सकारात्मक जो संबंध है वो है। जब एडी बढ़ रहा है तो सरकार टैक्स भी बढ़ा रही है, और जब एडी गिर रहा है जब सरकार टैक्स भी गिरा रही है। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकारी जो खर्च था उसमें विपरीत संबंध था और एडी के साथ, और यहाँ पे टैक्स करों में कैसा संबंध है, धनात्मक, सकारात्मक या पॉजिटिव जो रिलेशनशिप है वो यहाँ पर है कि एडी बढ़ेगी तो टैक्स भी बढ़ेगा और एडी गिरेगी तो टैक्स भी गिरेगा। ये मतलब यहाँ पे जो बता रहा हूँ ये कंक्लूजन है बेटा, ये सार है जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। सरकार द्वारा करों में परिवर्तन सीधे कुल मांग के स्तर को प्रभावित करता है और अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त और कमी वाली मांग को नियंत्रित करने में मदद करता है। तो सरकार के जो कर लगाती है, टैक्स लगाती है, कम करती है, ज्यादा करती है, इससे सीधा सीधा जो है हमारी मांग पे प्रभाव होती है। फिर तीसरा आता है मुद्रा आपूर्ति या ऋण की उपलब्धता में परिवर्तन। मुद्रा आपूर्ति, याद करिए अध्याय 3 मुद्रा और बैंकिंग वाला, जिसमें मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था मनी सप्लाई, मुद्रा आपूर्ति या मनी सप्लाई। मुद्रा आपूर्ति या मनी सप्लाई क्या होता है बच्चों, एक समय में इकोनॉमी में कितना पैसा छोड़ रखा है आरबीआई ने, उसको मुद्रा आपूर्ति या मनी सप्लाई कहेंगे। तो ये मनी सप्लाई, इस मनी सप्लाई को मेजर करने के 4 तरीके भी देखे थे, M1, M2, M3 और M4, ठीक है, M1, M2, M3, M4।
मुद्रा आपूर्ति ये हो गई। ऋण की उपलब्धता, अब जितना मनी सप्लाई है उससे क्रेडिट क्रिएशन होता है, ये पढ़ चुके हैं। तो ऋण की उपलब्धता में परिवर्तन, तो ये वाला जो सारा काम है, अभी जो पीछे जो काम देखे तो वो किसने करे हैं, वो सरकार ने करे हैं। पर ये वाला काम कौन करेगा बच्चों, ये वाला काम करेगा देश का केंद्रीय बैंक। और हमारा जो केंद्रीय बैंक है वो कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, या भारतीय रिजर्व बैंक जिसको हिंदी में कहते हैं वो है। और अगर इनकेस आपको एग्जाम में नहीं आए तो 10 का, 20 का, 100 का, 200 का जो भी नोट आपकी जेब में रखा हो उसको निकाल करके देख लीजिएगा, जो नाम लिखा हुआ है भारतीय रिजर्व बैंक वो लिख दीजिएगा। अब ये मुद्रा आपूर्ति और ऋण की उपलब्धता में जो परिवर्तन लेकर के आता है आरबीआई, कैसे लेकर के आता है वो देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई को अपनी मौद्रिक नीति, या जिसे हम क्या कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी का अर्थ क्या हो गया, जो मुद्रा से जुड़ी हुई है, जो मनी से जुड़ी हुई है, पैसों से जुड़ी हुई है, के माध्यम से अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को विनियमित करने का अधिकार है। विनियमित का मतलब क्या होता है, रेगुलेट करने का अधिकार है बेटा। क्या अधिकार है, रेगुलेट, कि साहब जो मुद्रा आपूर्ति है, जो मनी सप्लाई, उसको रेगुलेट करो, कब बढ़ाना है कब घटाना है, ये वाला जो काम है मनी सप्लाई का विनियमित करने का अधिकार है आरबीआई के पास अपनी मौद्रिक नीति के तहत। यह किसी अर्थव्यवस्था के केंद्रीय बैंक द्वारा ऋण नियंत्रण या मुद्रा आपूर्ति की दिशा में अपनाई गई नीति है। किसी अर्थव्यवस्था का जो भी केंद्रीय बैंक होता है, हर देश का अपना अपना केंद्रीय बैंक है। हमारा आरबीआई है जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। तो हर देश का अपनी केंद्रीय बैंक होता है, वो ऋण को नियंत्रण करने में, ठीक है, मतलब जो कॉमर्शियल बैंक जो होते हैं, वाणिज्य बैंक या व्यावसायिक बैंक जो होते हैं, वो ऋण देते हैं, उधार देते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए और मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए यह कुछ कदम उठाती है। उन कदमों को अभी अपन लोग देखेंगे। मौद्रिक नीति अपने निम्नलिखित उपकरणों के माध्यम से मांग की अधिकता और कमी की स्थितियों को नियंत्रित करने में मदद करती है। तो अब मौद्रिक नीति अपनी निम्नलिखित उपकरणों के साथ जो मांग की अधिकता होती है, एक्सेस डिमांड जो होता है वो, और जो मांग की कमी होती है उसको नियंत्रित करने, कंट्रोल करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन कौन से है वो देखिए। पहले जो है वो है मात्रात्मक उपकरण। कौन से हैं बच्चों, मात्रात्मक उपकरण, या जिनको अपन क्या कहते हैं क्वांटिटेटिव जो है, क्वांटिटेटिव, या जो साफ नाम में पता चल रहा है मात्रा, जहां पे क्वांटिटी आएगी बेटा, किस चीज को इफेक्ट कर रहा है, क्वांटिटी को इफेक्ट कर रहा है, मात्रा को इफेक्ट कर रहा है। किस चीज की क्वांटिटी, किस चीज की मात्रा, जो हमारी इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई हो रखी है उसकी मात्रा, जो कॉमर्शियल बैंक, व्यावसायिक बैंक, वाणिज्य बैंक जो उधार दे रहे हैं उसकी मात्रा। इन मात्राओं को प्रभावित करने के लिए ये उपकरण, ये तरीके अपनाए जा रहे हैं। इन उपकरणों का उद्देश्य प्रचलन में ऋण की कुल मात्रा को प्रभावित करना है। तो प्रचलन में ऋण की कुल मात्रा, जो अभी ऋण की कुल मात्रा चल रही है उसको प्रभावित करना है। मतलब मैं सीधा सा कह सकता हूं, ये जो क्वांटिटी वाले हैं, ये सीधा सीधा सेंट्रल बैंक क्या कर रहा है, सेंट्रल बैंक किस पे चला रहा है, कॉमर्शियल बैंक पर चला रहा है, कॉमर्शियल बैंक पर चला रहा है। अब देखिए पैसा किसके पास है, पैसा है भैया लोगों के पास। तो जैसे अब हम लोगों ने देखा कि सरकार ने तो डायरेक्ट हम लोगों को प्रभावित किया, हमारा टैक्स बढ़ाया, चीजों पे टैक्स बढ़ाया, वो हम पर प्रभाव आया। पर यहाँ पे सेंट्रल बैंक तो कॉमर्शियल बैंक को प्रभावित कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि सेंट्रल बैंक जो है वो किसके ऊपर हेड है, कॉमर्शियल बैंक के ऊपर हेड है। और हमारा जो भी ट्रांजैक्शन पब्लिक का होता है वो कॉमर्शियल बैंकों के साथ होता है। मतलब अगर इस पर कोई भी प्रभाव हुआ, अगर इस पर कोई भी प्रभाव हुआ तो हम पर भी प्रभाव आएगा ही आएगा। एक उदाहरण के तहत समझाता हूं। आप 4-5 दोस्त हो, 4-5 दोस्तों ने मिलकर के स्कूल में कोई बड़ी शैतानी कर दी, ठीक है। अब बड़ी शैतानी कर दी और अब आप चारों पांचों को पता है कि अगर एक व्यक्ति भी पकड़ा गया अगर एक व्यक्ति के बारे में पता चल गया कि साहब ये वाला जो काम है इस बच्चे ने करा है, तो भैया नाम चारों पांचों के आएंगे। तो इसलिए क्या है कि अगर एक को कंट्रोल कर लिया तो भाई पता चल गया, वो नाम खोल देगा सारे, तो उसको कंट्रोल कर लो। टीचर को पता है इसको कंट्रोल कर लिया ना, ये आ गया हाथ में, तो सारे नाम आ जाएंगे अपने हाथ में। तो उसी प्रकार से सेंट्रल बैंक को पता है इनको कंट्रोल करो, इसको कंट्रोल करते ही सीधा सीधा ये तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएंगे, इस पे कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं है। इनको कंट्रोल कर लो, इन पे रोक लगाओ, इन पे लगाम लगाओ, इन पे लगाम लगा ली तो पब्लिक पे ऑटोमेटिकली लगाम लग जाएगी। अब इसमें प्रमुख उपकरण कौन कौन से हैं, बैंक दर, ये जिसको बैंक रेट कहते हैं, रेपो दर हो जाएगा, रिवर्स रेपो दर हो जाएगा, खुले बाजार की क्रियाएं हो जाएंगी, और कानूनी आरक्षित आवश्यकताएं या जिसको हम लोग LRR कहते हैं, ये भी मैं सारे आपको डिस्कस करके बताऊंगा। उसके बाद है गुणात्मक, जो क्वालिटी सुधारने के लिए इन उपकरणों को उद्देश्य ऋण की दिशा को विनियमित करना है। दिशा को देखिए, वहां पर एक बात ध्यान दीजिएगा, वहां पर ऋण की मात्रा को है, वहां पे ऋण की मात्रा को है कि साहब आप कितना उधार दे रहे हैं, इस मात्रा को, इस क्वांटिटी को कंट्रोल करने के लिए। और यहां पे ऋण की दिशा को,
ऋण की दिशा को विनियमित करने का मतलब है वो किधर जा रहा है वो पैसा। भाई कौन से सेक्टर को दे रहे हो आप, कृषि क्षेत्र को दे रहे हो, आप उद्योग क्षेत्र को दे रहे हो, कौन से वाले क्षेत्र को दे रहे हो, वो दिशा तय करने के लिए यहाँ पर आ जाता है। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, मार्जिन आवश्यकताएं आ जाएंगी, नैतिक प्रोत्साहन आ जाएगा और चयनात्मक क्रेडिट नियंत्रण भी आ जाएगा। चलिए अब अपन एक एक को करके डिस्कस करते हैं। मेन जो है वो क्वांटिटी वाले हैं, चाहे क्वालिटी वाले आप करें भी ना करें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबसे पहले जो अपन बात कर रहे हैं वो है बैंक रेट की, या जिसको अपन हिंदी में कहते हैं बैंक दर, जिसको अपन लोग क्या कहते हैं, बैंक दर या बैंक रेट कहते हैं। ये जो बैंक रेट है, बैंक रेट होती क्या है पहले वो बात सुन लो। बैंक रेट का मतलब ये है कि जब भी जो व्यावसायिक बैंक या वाणिज्य बैंकों को पैसों की आवश्यकता होगी तो वो केंद्रीय बैंक के पास पैसे लेने जाएंगे, उधार लेंगे, तो जिस रेट पर, जिस ब्याज दर पर वो उनको पैसे देगा व्यावसायिक बैंकों को, वो दर क्या कहलाएगी, बैंक दर कहलाएगी। मतलब जैसे कह लीजिए, जैसे आज कोई XYZ बैंक है, उसको लगा यार पैसों की कमी है, अब ये किसके पास जाएगा, हम तो इन बैंकों के पास चले जाते हैं, ये बैंक किसके पास जाएगा, ये केंद्रीय बैंक के पास जाएगा। केंद्रीय बैंक ने बोला लो साहब 10 लाख रुपए लो, आपको 10 लाख की आवश्यकता है, पर इस पर 2% ब्याज लेंगे हम लोग, तो ये 2% क्या हो गया, बैंक दर हो गई, बैंक रेट हो गई। आगे रेपो रेट, रेपो दर भी यही कहती है जब व्यवसायिक बैंकों को पैसों की आवश्यकता होती है और वो केंद्रीय बैंक से पैसा उधार लेते हैं और जिस दर पे लेते हैं उसको रेपो दर कहते हैं। तो बच्चों में बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर फिर बैंक दर, बैंक रेट में और रेपो रेट में अंतर क्या है। तो बेटा याद रखो, बैंक रेट जो है B फॉर बैंक और B फॉर बड़ा, तो बैंक रेट कब है, जब बड़ा समय के लिए लोन ले रहे हो आप, ठीक है, ज्यादा समय के लिए लोन ले रहे हो, बड़ा लोन ले रहे हो। और रेपो रेट क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए है कि हाँ कुछ समय के लिए लोन लिया जा रहा है, वो रेपो रेट आ जाएगा। अब बैंक दर का मतलब है मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब आ जाते हैं अपन अपने आज के टॉपिक, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि अगर एडी बढ़ी हुई है तो प्राइस बढ़ी हुई है, और इसका मतलब है भैया लोगों के पास पैसा ज्यादा है। लोगों के पास पैसा ज्यादा क्यों है, क्योंकि लोगों ने बैंकों से खूब लोन ले रखा है, खूब उधार ले रखा है, और हर कोई व्यक्ति लोन ले रहा है। क्यों ले रहा है लोन, क्योंकि सस्ता ब्याज दर होगी, सस्ते ब्याज दर पे लोग बैंक वाले लोन दे रहे होंगे। तो इसलिए क्या करो, ये जो बैंक रेट है ना, इस बैंक रेट को बढ़ा दो, इस बैंक रेट को बढ़ा दो, क्योंकि अगर फिर कोई भी बैंक अगर पैसे लेने पहुंचेगा केंद्रीय बैंक के पास, तो बैंक रेट, केंद्रीय बैंक बोलेगा देखो भैया पहले 2% पे दे रहे थे, अब 5% पे लोगे या नहीं लोगे, तो वो बोलेगा यार चलो 10 लाख की जगह 5 लाख रुपए दे दो। फिर बैंक अपने पास पैसा लेकर के गया, उसने देखा यार हम पहले जो ब्याज है ना, ब्याज पे जो पैसा दे रहे थे, लोन दे रहे थे, वो 3% पे दे रहे थे, अब वहीं से 5% पे मिल रहा, तो अपने तो नुकसान है। एक काम करो 7% पे दो, प्रॉफिट तो कमाने के लिए ही बैठे ना बैंक भी, तो 7% पे दो। अब जनता सुनी करो 7% पे लोन मिलेगा, नहीं लेना बाबा नहीं लेना। तो इससे क्या होगा, पैसा, और जो पैसा है वो इकोनॉमी में नहीं जाएगा, पैसा होल्ड हो जाएगा। तो बैंक रेट जब एडी बढ़ी हुई है, प्राइस बढ़ी हुई, तो महंगाई के समय बैंक रेट बढ़ जाएगी, और एडी अगर गिर गई मतलब प्राइस गिर जाएगी, तो तब बैंक रेट क्या हो जाएगी, बैंक रेट भी गिर जाएगी। बैंक रेट गिर जाएगी मतलब फिर व्यावसायिक बैंक वहां से ज्यादा पैसा उधार लेंगे कम ब्याज दर पे, और ये भी जब कम ही ब्याज दर पे ज्यादा पैसा मिल रहा है तो ये भी क्या कर देंगे, ब्याज दर को गिरा देंगे, और लोगों को और भी सस्ती ब्याज दरों पे क्या करेंगे, पैसा देंगे, तो लोगों के पास खूब पैसा जाएगा। तो यहाँ पर अब अगर हम इसका रिलेशनशिप की बात करते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे संबंध की चर्चा करते हैं, तो मैं कहता हूं कि एडी और बीआर में क्या संबंध है। बीआर मतलब बैंक रेट बेटा, एडी इंक्रीज होगा तो बैंक रेट भी इंक्रीज होगा, और एडी गिरेगा तो बैंक रेट भी गिरेगा। ठीक है, तो पहला जो हमारा था वो बैंक रेट का था। चलिए अब दूसरे पर आ जाते हैं, रेपो दर। दूसरा है हमारा रेपो दर या रेपो रेट, जिसको कहा जाता है रेपो रेट या रेपो दर। रेपो दर, रेपो रेट, जैसे मैंने अभी बताया कि जब भी व्यावसायिक बैंकों को पैसों की आवश्यकता होगी शॉर्ट टाइम के लिए, तो वो केंद्रीय बैंक से पैसा उधार लेंगे, और जो ब्याज दर पे दिया जाएगा वो ब्याज दर क्या कहलाएगी, आपके लिए रेपो दर कहलाएगी। अब वापस सिस्टम वही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एडी बढ़ेगा मतलब प्राइस बढ़ा है, और जब प्राइस बढ़ा इसका मतलब है रेपो रेट भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा भैया। क्यों बढ़ेगा, सिस्टम पता है कि भैया पैसा खींचना है तो रेपो रेट बढ़ा देगा। सेम चीज है बैंक रेट रेपो दर में, बस अंतर ये है कि ये बड़े समय के लिए है, ये कम समय के लिए है। ठीक है, तो रेपो रेट बढ़ेगा। एडी गिरा मतलब प्राइस गिरेगा, और प्राइस गिरेगा इसका मतलब है रेपो रेट भी गिरेगा बच्चों। ओके, तो अब आ जाते हैं अपन फिर इसके संबंधों की चर्चा कर लेते हैं, इनके रिलेशनशिप की चर्चा कर लेते हैं। रिलेशनशिप में अपन कहते हैं एडी और आरआर, रेपो रेट जो है, एडी बढ़ा तो रेपो रेट भी बढ़ेगा, और एडी गिरा तो बच्चों रेपो रेट भी गिरेगा। ओके, फिर अब तीसरा हमारा आ जाता है रिवर्स रेपो रेट।
तीसरा है अपना रिवर्स रेपो रेट, या मैं लिख देता हूं RRR, ट्रिपल RR। ये रिवर्स रेपो रेट क्या होता है सर? रिवर्स रेपो रेट का मतलब ये होता है, रेपो रेट का मतलब क्या था, जब हम, जैसे मैं XYZ कोई बैंक हूं और वो केंद्रीय बैंक है, जब मुझे पैसों की जरूरत थी तो मैंने केंद्रीय बैंक से पैसा लिया और जिस दर पर उन्होंने दिया वो क्या है, रेपो दर है। पर अब अगर मान लीजिए मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा है और मैं चाहता हूं कि मैं केंद्रीय बैंक के पास जमा कराऊं, तो जो मेरा एक्स्ट्रा पैसा केंद्रीय बैंक के पास जमा करा रहा हूं और उस जमा पर जो ब्याज मुझे मतलब केंद्रीय बैंक व्यावसायिक बैंक को देगा, वो क्या कहलाएगी, रिवर्स रेपो रेट कहलाएगी। अब आ जाइए मुद्दे पे कि जब हमारा एडी बढ़ा हुआ है, प्राइस बढ़ी हुई है, तो ट्रिपल आर के साथ क्या होगा, ट्रिपल आर भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा बच्चों? वो इसलिए बढ़ रहा है बच्चों कि जब मैं वहां पैसा जमा कराना चाहता हूं, जैसे मान लीजिए पहले 1 लाख रुपए जमा करा रहे थे तो 3% ब्याज मिलता था, 3% ब्याज मिलता था। मैं सोचा बहुत कम दे रहा है केंद्रीय बैंक, फिर उसने केंद्रीय बैंक ने बोला भाई आज से 3% नहीं 5% और 2% एक्स्ट्रा। इससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा जो कॉमर्शियल बैंक है वो पैसा किसके पास जमा कराने की सोचेंगे, केंद्रीय बैंक के पास, क्योंकि प्रॉफिट मिल रहा है ना वहां से। अब ज्यादा से ज्यादा पैसा उनके पास चला गया तो वाणिज्य बैंकों के पास क्या बचा है, वो लोन देंगे नहीं, क्योंकि उनको पता जितना जनता से कमाएंगे उससे अच्छा तो वहीं से कमा लेते। तो केंद्रीय बैंक ने पैसा अपने पास खींच लिया, तो रिवर्स रेपो रेट बढ़ जाएगा। और एडी जब गिरा मतलब मांग गिरी तो कीमतें गिरी, और कीमतें गिरी तो माय डियर स्टूडेंट्स ट्रिपल आर जो है वो भी गिरा देगा। ये BR, डबल आर, ट्रिपल आर, ये सब जो तय करने का काम है ये किसका है बच्चों, ये केंद्रीय बैंक का काम है। तो आ जाइए रिलेशनशिप वही कहेगा, एडी इज इक्वल्स टू ट्रिपल आर, एडी इंक्रीज ट्रिपल आर ऑल्सो इंक्रीज, एडी डिक्रीज ट्रिपल आर ऑल्सो डिक्रीज। ये जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं ये भी दर्शाता है कि जब महंगाई बढ़ेगी तो महंगाई में सारी जगह क्या कर रहा है, बढ़ाता जा रहा है। बैंक रेट बढ़ाई, रेपो रेट बढ़ाई, रिवर्स रेपो रेट सेंट्रल बैंक ने बढ़ाई। और यहाँ पे जब मंदी का दौर चल रहा है, महंगाई का दौर नहीं है, तो BR कम करा, RR कम करा, ट्रिपल आर कम करा, कोई चिंता वाला मुद्दा है ही नहीं इसमें। चलिए अब इसके बाद रेपो रेट, ट्रिपल आर ये हो गए। अब हम लोग आ जाते हैं, जैसे आगे बढ़े तो CRR SLR की बात कर लेते हैं। CRR या जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, SLR। CRR या SLR दोनों को मिलाकर के हम लोग क्या कहते हैं, LRR कहते हैं, लीगल रिजर्व रेशियो कहते हैं, या कहीं कहीं आपको लीगल रेशियो रिक्वायरमेंट भी लिखा हुआ मिलेगा। इस LRR में क्या आता है, CRR आता है और SLR आता है। CRR क्या होता है बच्चों, CRR वो अमाउंट है जो कि हर व्यावसायिक बैंकों को सेंट्रल बैंक के पास रखना होता है कि साहब इतना जितना भी आपके पास डिपॉजिट है उसका कुछ परसेंट तो आपको केंद्रीय बैंक के पास रखना ही पड़ेगा। और SLR वह अमाउंट है जो खुद के पास रखना पड़ेगा, मतलब वो आप उधार पे नहीं दे सकते, वो एक सेफ जोन में आपको रखना ही पड़ेगा। तो अब यहाँ पर जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो एडी इंक्रीज, प्राइस इंक्रीज, तो इसका मतलब क्या होगा, LRR भी इंक्रीज होगा, क्योंकि सेंट्रल बैंक क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा पैसा खुद के पास और बैंकों को बोलेगा अपने पास रखो, उधार मत दो। तो LRR बढ़ जाएगा तो क्या होगा, वो ज्यादा पैसा नहीं दे पाएंगे, कम पैसा उनके पास बचेगा, कम पैसा बैंकों के पास बचेगा, तो सोचेंगे यार इतना तो प्रॉफिट होगा नहीं, इसलिए क्या करो, इस पे ब्याज बढ़ा करके लोगों को दो। तो ब्याज बढ़ा के देंगे तो लोग लेंगे नहीं, तो पैसा रुक जाएगा। और फिर इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एडी गिरेगा तो प्राइस भी गिरेगा और LRR भी गिरेगा। तो जो यहाँ पर हमारा रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप फिर आ जाएगा एडी और LRR। इसमें LRR में CRR और SLR दोनों मिले हुए बच्चों, इंक्रीज इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब सब में पॉजिटिव ही रिलेशनशिप अपना अभी तक चल रहा है। फिर हम आ जाते हैं हमारे ओपन मार्केट ऑपरेशन की तरफ। ओपन मार्केट ऑपरेशन या खुले बाजार की क्रियाएं, ओपन मार्केट ऑपरेशन खुले बाजार की क्रियाएं। अब इस ओपन मार्केट ऑपरेशन में देखते हैं कि एडी इंक्रीज होगा, प्राइस इंक्रीज होगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन या खुले बाजार की क्रियाएं क्या है कि जो प्रतिभूतियां होती हैं बैंक के पास, केंद्रीय बैंक के पास, जो सरकार की सिक्योरिटीज और ये होते हैं या खुद के जो होते हैं, उनको बेचने खरीदने का काम करती है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। ये मैंने पढ़ा रखा है पूरा मुद्रा और बैंकिंग वाले चैप्टर में, इसलिए मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूं। अब देखो दो ही काम कर सकती है उन प्रतिभूतियों को, या तो बेचेगी या खरीदेगी। तो अब एक बात होता है, बेचने का मतलब क्या हो गया कि बेच रही है मतलब कॉमर्शियल बैंकों को दे देगी, पब्लिक को दे देगी। बेचा मतलब पैसा आया, तो पैसा खींचना चाहती है, महंगाई के समय क्या खींचना चाहती है, तो इस समय में वो क्या करेगी, प्रतिभूतियों को बेच देगी, सेल कर देगी। बेटा बेचना है। और इसके ऑपोजिट में हम लोग चलेंगे तो एडी उस समय खरीद लेगी,
खरीद लेगी इसका मतलब क्या, थोड़ा और पैसा मार्केट में छोड़ दिया कि साहब और पैसा आप ले लीजिए। तो यहां पर अब यहां का तो कोई वैसे रिलेशनशिप तो इसमें कुछ दर्शाया जा नहीं सकता है। तो एडी और ओएमओ अगर चर्चा करूं तो इंक्रीज होगी तो बेच दोगे और डिक्रीज होगी तो खरीद लोगे। ये एक बात आप ऐसा ही सोच लो, जैसे कि आज आपके पास कोई सामान है, आज आपके पास कोई सामान है, आपको लगा यार इसकी रेट बढ़ गई, बेच दे बेच दे बेच दे, फिर लगा यार कोई सामान सस्ते में मिल रहा, खरीद ले खरीद ले खरीद ले। तो यही ध्यान रखना है, जब बढ़ी हुई है एडी मतलब कीमत बढ़ी, बेच दे बेच दे बेच दे, गिरी हुई है खरीद ले, इस प्रकार से अपन कर सकते हैं। तो ये अगर जो क्वांटिटी वाला जो है, मात्रात्मक जो है, तो यहां तक तो अगर आप देखेंगे सब में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, एडी बढ़ रहा है तो वो भी बढ़ रहा है, एडी गिर रहा है तो वो भी गिर रहा है, बाकी एक थोड़ा सा अलग है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा क्वालिटी वाले की चर्चा कर लेते हैं। क्वालिटी वाले में मैं एक मुख्यतः जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है उसी की चर्चा कर रहा हूं। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए आज मैं बैंक में लोन लेने जाता हूँ, मैं लोन लेने गया कि मुझे लोन चाहिए, तो वो कुछ ना कुछ क्या होता है कोलेट्रल रखवाते हैं, मतलब कोई सामान गिरवी रखवाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने गाड़ी गिरवी रखी, उस गाड़ी की जैसे देखेंगे कि भैया आज मार्केट में कीमत कितनी है, तो देखा साहब इस गाड़ी की कीमत आज 1 लाख रुपए, और एमआर जो है, जैसे मान लीजिए एमआर मार्जिनल रिक्वायरमेंट 30% है, 30% है। ये कह रखा है केंद्रीय बैंक ने कॉमर्शियल बैंकों को कि जो भी चीज गिरवी रखे जाए उससे 30% कम ही दिया जाए। मतलब अगर आज मेरी गाड़ी की कीमत 1 लाख रुपए है तो इस व्यक्ति को लोन 70,000 रुपए तक का दिया जाए, 30% कम होना चाहिए, ये एमआर है। तो अब अगर मेरी एडी बढ़ी हुई है, प्राइस बढ़ा हुआ है, तो क्या होगा, एमआर को भी बढ़ा देंगे। क्यों बढ़ा देंगे, क्योंकि एमआर बढ़ा देंगे इसका मतलब है व्यक्ति लोन नहीं लेगा। आज मुझे पता चला कि 50% है, मुझे 50,000 रुपये दे रहे हैं, तो मैंने बोला रहने दो भैया 50,000 तो क्या करूंगा लेकर के, कोई काम भी नहीं होगा, 50,000 रुपये काट छोड़ो, नहीं चाहिए, तो वहां पे छोड़ देगा व्यक्ति, वो लोन नहीं लेगा। और अगर एडी आपका गिरा हुआ है, प्राइस आपका गिरा हुआ है, तो आरबीआई बोलेगा एमआर गिरा दो, 15% रखो, 20% रखो, मतलब अब 1 लाख की गाड़ी आप 80,000 रुपये व्यक्ति को लोन दो। वो क्यों रख रहे हैं, वो जिससे कि सेफ जोन में रहे, कल को व्यक्ति नहीं चुका पाया तो हम इंटरेस्ट में कवर कर लेंगे या वैसे कवर कर लेंगे, इस प्रकार से, ठीक है। और बाकी अगर पूरा लोन चुका ही दिया तो भैया आपको गाड़ी का जो कागज है, गाड़ी वाड़ी वो तो मिल ही जाएगी, उसमें कोई चिंता वाली बात ही नहीं। तो ये एमआर हो गया। तो इस प्रकार से देश की सरकार और देश का जो केंद्रीय बैंक होता है वो कंट्रोल करने की कोशिश करता है एडी को, बढ़ी हुई को और गिरवी को। ये मैंने पूरा आपको आज समझा दिया है। और ये है बच्चों आप लोगों के लिए शानदार कोर्सेज, कक्षा 12 अर्थशास्त्र का, कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का, कक्षा 12 भूगोल का। और इनमें आपको मिलेंगे डाउट सॉल्विंग ग्रुप, आपको मिलेंगे हैंड रिटन नोट्स, आपको मिलेंगे पीडीएफ, आप लोगों के होंगे ऑब्जेक्टिव टेस्ट और आप लोगों को कराए जाएंगे मॉडल पेपर्स। तो आप सभी बच्चे इन कोर्सेज से जुड़िए, आपकी तैयारी को 0% डाउट 100% मार्क्स के लिए जुड़ने के लिए इन 2 नंबरों पर कॉल करिए, टीम को बोलिए कि सर मैम हमारा कोर्स स्टार्ट कर दीजिए। और आपका अपना एप्लीकेशन है लर्निंग आर्ट्स का, इसको भी प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे आप इन कोर्सेज को ले पाए। और इन कोर्सेज के अलावा टेलीग्राम चैनल भी है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए, तो आज अपना ये लेक्चर, अपना ये जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। हमने कक्षा 12 में एक और चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आपके अपने चैनल लर्निंग आर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपना चैनल को प्यार देते रहिए। और अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।